Good evening, everyone. In the conductance of electrolytic solutions, today we will move on to the next topic, that is discussion of variation of conductivity and molar conductivity with concentration of electrolytic solution. कल जब हम आयोनिक कंडक्टेंस और उसके फैक्टर्स अफेक्टिंग आयोनिक कंडक्टेंस डिस्कस कर रहे थे, उसमें वन ऑफ द फैक्टर वाज कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, राइट? आपको पता है कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन इज गोइंग टू अफेक्ट कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी बोथ. तो वन बाय वन हम देखेंगे कि हाउ द कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन अफेक्ट्स कंडक्टिविटी फर्स्ट, और फिर हमारा डिस्कशन होगा कि हाउ द कंसंट्रेशन विल बी अफेक्टिंग इट्स मोलर कंडक्टिविटी. सो if I talk about conductivity of electrolytic solution, the conductivity of both strong electrolyte as well as weak electrolyte decreases upon dilution. चाहे वो strong electrolyte हो या weak electrolyte हो, दोनों ही electrolytic solution की conductivity dilution पे decrease हो जाती है. डाइल्यूशन का मतलब हुआ लोअरिंग द कंसंट्रेशन. डाइल्यूशन मींस लोअरिंग द कंसंट्रेशन. जैसे सपोज आपने एक बीकर में 1 मोलर पोटेशियम क्लोराइड सॉल्यूशन डाला हुआ है. यू हैव 1 मोलर पोटेशियम क्लोराइड सॉल्यूशन इन अ बीकर एंड देन यू ऐड 100 ml ऑफ वाटर इनटू इट. उसमें आपने 100 ml वाटर डाल दिया. द टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन विल चेंज, है ना? And the amount of electrolyte present will also change. So concentration will change. पहले वॉल्यूम कम था, उस गिवन वॉल्यूम में कुछ नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट थे, 1 मोलर. मैंने बोला इसका मतलब 1 लीटर में 1 मोल प्रेजेंट था KCl, राइट? 100 ml और डाल दिया आपने, तो अब फाइनल वॉल्यूम क्या हुआ? 1100 ml. और 1100 ml में 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट है, तो कंसंट्रेशन डिक्रीज हुई ना. मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मोलारिटी? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. तो पहले केस में मैंने कहा कि मैंने 1 मोलर KCl सॉल्यूशन लिया है, मतलब मेरे पास 1 लीटर सॉल्यूशन है KCl का जिसमें 1 मोल KCl प्रेजेंट है, और मैंने 100 ml वाटर और डाल दिया. then what is the new volume of solution? 1.1 liter, right? और अब 1.1 लीटर में 1 मोल KCl है, तो कंसंट्रेशन कम हो गया ना. अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन गिवन वॉल्यूम इज लोअर्ड. इसी प्रोसेस को डाइल्यूशन कहते हैं. लोअरिंग कंसंट्रेशन ऑफ और लोअरिंग द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन अ गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, दैट इज कॉल्ड डाइल्यूशन प्रोसेस. सो whenever we do dilution of whether it is strong electrolyte or a weak electrolyte, we observe that the conductivity of the solution decreases. solution की conductivity decrease हो जाती है. एक क्वेश्चन राइज होता है यहाँ पे, आपको सोचना बनता है यहाँ कि आखिर conductivity of solution क्यों decrease होगी? Why the conductivity of solution will decrease upon डाइल्यूशन? कंसंट्रेशन लो होने पे कंडक्टिविटी लो क्यों हो जाएगा? It forms less amount of ions. Actually forms less amount of ions. Exactly ये भी पूरा प्रॉपर ट्रू नहीं है. You will say that the number of ions present in the given volume decreases. The number of ion present in the given volume decreases. Number of ion पूरे वॉल्यूम में कम हो जाएगा, right? And because of that reason, the conductivity will decrease. आपको पता है आयोनिक कंडक्टेंस किस पे डिपेंड करता है? आयोनिक कंडक्टेंस डिपेंड करता है on the availability of ions and the movement of these ions, right? आपने कंसंट्रेशन जब कम किया तो नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम कम हो गया,
और नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम कम हो गया, इसलिए कंडक्टिविटी भी कम हो गया। लेकिन एक क्वेश्चन राइज होता है कि हाउ डू वी डिफाइन कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी को हम डिफाइन कैसे करें। तो कंडक्टिविटी को डिफाइन करने के लिए हम मैथमेटिक्स का सहारा लेते हैं। आपको पता है, वी हैव सीन द फॉर्मूला ऑफ कंडक्टेंस इज कापा इनटू ए बाई एल, यही होता है ना। कंडक्टेंस इज इक्वल टू कापा इनटू ए बाई एल। नाउ सपोज if we consider such a conductivity cell where the area of cross section of the electrodes is unity, means 1 meter square, and those electrodes are separated by a unit distance, that is 1 meter, which means if A is equal to 1 meter square and L is equal to 1 meter, then you will have conductance is equal to kappa, है ना। यहां से आपका कंडक्टिविटी का डेफिनेशन निकल के आता है। कैसे? कंडक्टिविटी ऑफ अ सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज इट्स कंडक्टेंस when it is kept between two platinum electrodes with unit cross section area and separated by a unit length। आ रहा है समझ में कैसे डिफाइन करेंगे? कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन इज नथिंग बट इट्स कंडक्टेंस व्हेन दैट सॉल्यूशन इज फिल्ड इन अ कंडक्टिविटी सेल with electrodes of unit cross section area and separated by a unit distance, है ना simple। so conductivity of an electrolytic solution is defined as conductance of that solution kept between two platinum electrodes, having unit cross section area and separated by a unit length। सिंपल है ना सनी। Conductivity of an electrolytic solution is defined as conductance of that solution kept between two platinum electrodes having unit area of cross section and separated by unit length। ठीक है, मैथमेटिकली मैंने यहां पे लिख दिया। अब दूसरा क्या है? दूसरा ये है कि ऑन डाइल्यूशन conductivity of both strong and weak electrolyte decreases why decreases? Due to decrease in number of ions पर यूनिट वॉल्यूम। ये क्वेश्चन जो है ना एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। व्हाई डू, पहले पूछा जाएगा हाउ डज द
conductivity varies for strong and weak electrolyte upon dilution and why? 2 मार्क में पूछा जा सकता है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर होगा that on dilution or on lowering the concentration the conductivity of both strong and weak electrolyte decreases। 1 मार्क कंप्लीट हो गया यहाँ। दूसरा रीजन, सो रीजन ये होगा because the number of ions present per unit volume decrease, so the conductivity also decreases। ठीक है, क्लियर है, सिंपल है यहाँ। चलिए, now let's move on to the next which is मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी के लिए ये उल्टा है। मोलर कंडक्टिविटी, सबसे पहले मोलर कंडक्टिविटी हमने कल कैसे डिफाइन किया था? सो मोलर कंडक्टिविटी इज नथिंग, इट इज कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन व्हिच इज हैविंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट इन इट। क्या होता है? कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन which is having 1 mole of electrolyte present in it, उसको हम कहते हैं मोलर कंडक्टिविटी। एंड मोलर कंडक्टिविटी में ये ऑब्जर्व किया गया that on dilution both for strong and weak electrolyte molar conductivity increase। डाइल्यूशन पे चाहे वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो या वीक इलेक्ट्रोलाइट हो, दोनों के लिए ही मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है। The molar conductivity increases both for strong as well as weak electrolyte upon dilution। तो इसको भी समझना जरूरी है that why the molar conductivity will increase upon dilution। मोलर कंडक्टिविटी क्यों इंक्रीज होगा, इसको भी समझना जरूरी है। तो मोलर कंडक्टिविटी के केस में क्या होता है? मोलर कंडक्टिविटी is having one of the formula as molar conductivity increases upon dilution both for strong and weak electrolyte। Molar conductivity increases upon dilution both for strong and weak electrolyte। इसमें आपको एक रिलेशनशिप समझना है, that relationship is lambda m is equal to kappa into A by L। If L is equal to 1 meter and A is equal to V, then lambda m is kappa into V। इस रिलेशनशिप को आप ध्यान से देखिए। इस रिलेशनशिप को ध्यान से देखिए। ये रिलेशनशिप बताया मैंने, लैम्बडा एम इज इक्वल टू कापा इनटू ए बाय एल। अब हम क्या कंसिडर कर रहे हैं? वी आर अगेन कंसिडरिंग दैट द इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन इज प्रेजेंट बिटवीन 2 प्लैटिनम इलेक्ट्रोड व्हिच इज सेपरेटेड बाय यूनिट डिस्टेंस और a unit length, but those electrodes are having area of cross section large enough to accommodate such a volume of solution which has 1 mole electrolyte present in it। यहां पे भी हमने क्या कंसिडर किया कि सॉल्यूशन 2 प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स के बीच प्रेजेंट है। वो प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स के बीच के डिस्टेंस क्या है? यूनिटी मींस 1 मीटर। लेकिन अब प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स की क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो लार्ज इनफ है। It is not unity. The area of cross section is not unity.
इट इज लार्ज इनफ टू अकोमोडेट सच अ वॉल्यूम, इतना लार्ज है कि वो उस वॉल्यूम को अकोमोडेट कर पाए जिसमें 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट हो। ठीक है, आ रहा है समझ में? सो वी गेट द रिलेशनशिप, हमने A is equal to V ले लिया, that means area of cross section should be large enough to have volume V of the solution between the two electrodes. So that's why we get this formula lambda m is equal to kappa into V, kappa multiplied by V. अब आप यहां पे देखिए कि अपॉन डाइल्यूशन, जब हम डाइल्यूशन करेंगे तो कापा और V में कापा डिक्रीज होगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा, राइट? ऑन डाइल्यूशन कापा डिक्रीज होगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा, बट हियर द डिक्रीज इन द कंडक्टिविटी इज कंपेंसेटेड बाय इंक्रीज इन द वॉल्यूम। जो कंडक्टिविटी डिक्रीज हो रही है ना, उस डिक्रीज इन कंडक्टिविटी को इंक्रीज इन वॉल्यूम कंपेंसेट कर लेता है। मतलब वॉल्यूम का इंक्रीज कंडक्टिविटी के डिक्रीज के मुकाबले इतना ज्यादा है कि वो उसे कंपेंसेट कर लेता है। कंपेंसेट मतलब ओवरकम कर लेता है, कंपेंसेट का मतलब उसको ओवरकम कर लेता है, और जिसकी वजह से आप बोलो क्या होगा, ओवरऑल इंपैक्ट किसका पड़ेगा? वॉल्यूम का। अब डाइल्यूशन पे वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है, तो वॉल्यूम इंक्रीज होगी तो मोलर कंडक्टिविटी भी इंक्रीज होगा। डायरेक्ट रिलेशनशिप है ना, इफ वॉल्यूम इंक्रीजेस मोलर कंडक्टिविटी विल आल्सो इंक्रीज, है ना? तो एक तो आपको ये रिलेशनशिप से बताया, दूसरा रिलेशनशिप आप यहां पे ऐसे भी यूज कर सकते हो। कल हमने पढ़ा था मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा एम इज इक्वल टू कापा बाई सी। सी क्या होता है? मोलर कंसेंट्रेशन। तो we can again put here lambda m is equal to kappa number of mole by volume v। तो v ऊपर आ जाएगा, हमें मिलेगा kappa into v by n। अब मोलर कंडक्टिविटी के लिए नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट तो 1 ही कंसिडर करनी है, तो ये सीधा सीधा क्या मिलेगा आपको? kappa मल्टीप्लाइड बाई v, और kappa मल्टीप्लाइड बाई v फिर वही एक्सप्लेनेशन आएगा that on dilution वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेस। सॉल्यूशन का वॉल्यूम इंक्रीज हो गया डाइल्यूशन पे, सो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज हुआ तो मोलर कंडक्टिविटी भी इंक्रीज होगी। अब उसमें जो बहुत ज्यादा समझदार लोग होंगे वो इस मैथमेटिकल रिलेशन को देख के बोलेंगे कि सर लैम्ब्डा एम इन दो का प्रोडक्ट है, कापा और वी का, जिसमें कापा डिक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। तो व्हाई इज इट सो कि लैम्ब्डा एम इंक्रीज ही हो रहा है, डिक्रीज भी तो हो सकता था। तो उसका रीजन क्या है? आपके एनसीईआरटी में भी एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है बहुत अच्छा सा। इसका आंसर क्या है? ये क्वेश्चन बोर्ड में भी पूछा जाता है। इसका आंसर यही है दैट द डिक्रीज इन कंडक्टिविटी हियर इज कंपेंसेटेड मोर बाय द इंक्रीज इन द वॉल्यूम। कंडक्टिविटी में जो डिक्रीज होगा वो इतना सा होगा, वॉल्यूम में जो इंक्रीज होगा वो ज्यादा होगा। तो इंक्रीज इन वॉल्यूम कंडक्टिविटी के डिक्रीज को कंपेंसेट कर लेगा, और ओवरऑल यू विल सी द इंपैक्ट ऑफ इंक्रीज इन द वॉल्यूम, एंड दैट इज व्हाई मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज। आ रहा है समझ में? ठीक है। So from these all explanation, molar conductivity is also defined as the conductivity of an electrolytic solution kept between two platinum electrodes separated by unit distance but having area of cross section large enough to accommodate volume V of the solution having 1 mole electrolyte present in it। ज्यादा लंबा हो गया ना? देखिए यहां लिखता हूं तो पता चलेगा। मोलर कंडक्टिविटी is the conductivity of
an electrolytic solution kept between two platinum electrodes separated by a unit distance but having area of cross section large enough to accommodate such a volume of solution which has 1 mole electrolyte present in it. आ रहा है समझ में? Molar conductivity is the conductivity of an electrolytic solution kept between two platinum electrodes separated by a unit distance but having area of cross section large enough to accommodate such a volume of solution which has 1 mole electrolyte present in it. Fine. ये मोलर कंडक्टिविटी का वन ऑफ द डेफिनेशन है. उससे पहले जो बताया that molar conductivity is conductivity of the solution having 1 mole electrolyte present in it, वो भी चलता है शॉर्ट में. ठीक है, तो ये क्लियर हो गया आपका मोलर कंडक्टिविटी व्हाई इट इंक्रीजेस अपॉन डाइल्यूशन. स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट दोनों के लिए ही इंक्रीज होता है ना, बट स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए द वेरिएशन इन मोलर कंडक्टिविटी although increase, but again we have lot many things to discuss into it. मोलर कंडक्टिविटी स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट दोनों के लिए इंक्रीज होता है ऑन डाइल्यूशन, लेकिन स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट दोनों के लिए ये जो इंक्रीज हो रहा है उस इंक्रीज में भी थोड़ा डिफरेंस है. उस डिफरेंस को डिस्कस करना जरूरी है, उसके रीजन को डिस्कस करना जरूरी है. ये सब ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जिससे क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जामिनेशन में आता ही है, और मैंने आपको पहले ही बोल रखा है कि इसी कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन मैक्सिमम इस चैप्टर से आता है. ठीक है, तो जस्ट पॉज इट, आई नीड सम स्पेस. ग्राफ वगैरह प्लॉट करते हैं, उसके बाद वी विल कंटिन्यू. सो आफ्टर द डिस्कशन ऑफ variation of molar conductivity with dilution, let us now have a deep dive into how molar conductivity of strong and molar conductivity of weak electrolyte varies upon dilution. ये एक्सप्लेन करूं उससे पहले आप ये समझ लीजिए that during the dilution, when the concentration of electrolytic solution approaches to zero का मतलब होता है not exactly zero but very close to zero. समझ रहे हो? डाइल्यूशन के वक्त जब इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन का कंसंट्रेशन जीरो की तरफ अप्रोच करे, मतलब एग्जैक्ट जीरो ना हो लेकिन जीरो से बहुत ही क्लोज हो, इनफाइनाइट डाइल्यूशन हो, then molar conductivity there is known as limiting molar conductivity. molar conductivity को क्या कहते हैं उस वक्त? limiting molar conductivity. dilution हाँ हाँ है ना. so when concentration of
electrolytic solution approaches to zero, then molar conductivity is called limiting molar conductivity. And it is denoted by this symbol lambda m naught. ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, तो आप ऐसा भी कह सकते हो दैट द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज नोन एज लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी. तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन हुआ मतलब कंसंट्रेशन इज अप्रोचिंग टू जीरो. ठीक है. नाउ फॉर अंडरस्टैंडिंग दिस वेरिएशन फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट there is a relationship given lambda m is equal to lambda m naught minus a c to the power 1 by 2 or square root of c. इसमें lambda m is molar conductivity, lambda m naught is limiting molar conductivity, a is constant here which is constant for a given type of electrolyte, c is molar concentration. ठीक है. आप देखो ये जो इक्वेशन है ना, दिस इक्वेशन इज ऑफ द टाइप y इज इक्वल टू mx प्लस सी. y इक्वल mx प्लस सी है ना. ये इक्वेशन मैं थोड़ा सा इसको पलट के लिख रहा हूं और रिलेट भी कर दूंगा. लैम्डा m इज इक्वल टू माइनस a c टू द पावर 1 by 2 प्लस लैम्डा m नॉट. y इक्वल mx प्लस सी. इसी टाइप का इक्वेशन है ना. और इसमें आपको पता है दैट इफ वी प्लॉट द ग्राफ ऑफ y वर्सेस x, y वर्सेस x मतलब यहाँ पे हम y क्या ले रहे हैं लैम्डा m और x क्या ले रहे हैं कंसंट्रेशन का स्क्वायर रूट. तो इफ वी प्लॉट द ग्राफ ऑफ y वर्सेस x वी गेट अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ, जो मैंने KCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में दिखाया है. वी गेट अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ. And in this straight line graph, the intercept, इसका जब हम extrapolation करेंगे तो यहाँ हमको क्या मिलेगा intercept. This intercept is lambda m naught, right? And the slope of the graph, the slope of this graph, slope ये क्या होगा minus a. Slope will be equal to minus a. स्क्वायर रूट ऑफ सी. अरे ये मैथमेटिक्स सिंपल नहीं पढ़े हो. nth रूट ऑफ a is a to the power 1 by n, sorry 1 by n. तो इसके अकॉर्डिंग स्क्वायर रूट का स्क्वायर रूट ऑफ सी, स्क्वायर रूट में जो है ना, स्क्वायर रूट में ये जो 2 होता है यहाँ ये 2 नहीं लिखा जाता. इट इज अंडरस्टूड, ऐसा लिख दिया मतलब ये अंडरस्टूड है. और यही क्यूब रूट अगर हुआ तो क्यूब रूट में क्यूब रूट ऐसे लिखा जाता है. ठीक है. तो आप देख रहे हो कि ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग लैम्डा m वर्सेस c टू द पावर 1 by 2 का ग्राफ कैसा मिलेगा स्ट्रेट लाइन ग्राफ, राइट, जैसा हमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट KCl के केस में मिल रहा है. दूसरा आप ये देख रहे हो कि एक्स्ट्रापोलेशन ऑफ दिस ग्राफ, एक्स्ट्रापोलेशन का मतलब अगर मैं इसको y एक्सिस की तरफ आगे खींचूं तो दिस विल इंटरसेक्ट y एक्सिस एट दिस पॉइंट विच इज इंटरसेप्ट. ये क्या हो जाएगा इंटरसेप्ट. ये क्या मिला इंटरसेप्ट. और इंटरसेप्ट क्या है यहाँ पे लैम्डा m नॉट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, दैट इज लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी. और इसका जो स्लोप होगा ग्राफ का, ये स्लोप क्या देगा आपको माइनस a. वंस अगेन व्हाट इज a हियर, a इज कांस्टेंट. a क्या है कांस्टेंट है. और ये कांस्टेंट डिपेंड करता है ऑन द टाइप ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट.
जैसे सपोज अगर मैं यहाँ पे 2-3 इलेक्ट्रोलाइट लिखूं, जैसे NaCl, MgCl2 एंड AlCl3, तो इसमें देखिए दिस इज 1,1 टाइप इलेक्ट्रोलाइट। ये कैसा इलेक्ट्रोलाइट है? 1,1 टाइप। दिस इज 2,1 टाइप इलेक्ट्रोलाइट एंड दिस इज 3,1 टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। गेटिंग इट? आ रहा है समझ में? तो एक गिवन टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के लिए द वैल्यू ऑफ A रिमेन्स कांस्टेंट। जितने भी 1,1 टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट होंगे दे विल हैव वन वैल्यू ऑफ A, फिक्स्ड वैल्यू ऑफ A। इसी तरह 2,1 टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट का A फिक्स्ड होगा, 2,2 टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट का A कांस्टेंट होगा, फिक्स्ड होगा, है ना? आ रहा है समझ में? चलिए अब मैं ऐसा पार्ट डिस्कस करने जा रहा हूं जिसका क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जामिनेशन में होगा। अगर आपको यकीन ना हो, आप अभी का टाइम, आज का डेट नोट कर लेना, और जब बोर्ड एग्जामिनेशन 27 फेब को खत्म हो उसके बाद शाम को मुझसे डिस्कस करना। डेफिनेटली अब जो बता रहा हूं उस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन 100% होगा, इसलिए जरा और ज्यादा कंसंट्रेट कीजिए। आप यहां देख रहे हो कि ये जो ग्राफ है लैम्ब्डा m वर्सेस c टू द पावर 1/2, इसमें मैंने एक दिखाया है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए और दूसरा मैंने एसिटिक एसिड लिया है। एसिटिक एसिड इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। यू कैन सी हियर दैट KCl के लिए जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, हियर द मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस ग्रेजुअली ऑन डाइल्यूशन। अब देखो यहाँ पे कंसंट्रेशन इस तरफ डिक्रीज हो रहा है और मोलर कंडक्टिविटी इधर इंक्रीज हो रही है, तो आप यहां से इसको मिलाते जाओ, आप यहां से मिलाते जाइए। जैसे जैसे आप इस तरफ आ रहे हो मोलर कंडक्टिविटी जो है ग्रेजुअली थोड़ा 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 करके इंक्रीज हो रहा है, राइट? एंड ऑल्सो द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ दिस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कैन बी ऑब्टेन्ड ग्राफिकली बाय एक्सट्रापोलेशन ऑफ दिस लाइन। एक्सट्रापोलेशन का मतलब हुआ कि इस लाइन को पीछे y एक्सिस की तरफ आगे एक्सटेंड करना, ठीक है? तो दो इंपॉर्टेंट चीजें बताई मैंने। क्या बताया? प्रथम, पहला, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इज इंक्रीजिंग ग्रेजुअली, धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है ऑन डाइल्यूशन। दूसरा, that limiting molar conductivity of strong electrolyte can be obtained graphically. How? By extrapolation of this line or the curve, ठीक है? जबकि आप देखो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए the molar conductivity is increasing steeply. Molar conductivity is increasing steeply on dilution, especially near the lower concentration. यहां से तो चलो धीरे धीरे इंक्रीज हुआ, लेकिन लोअर कंसंट्रेशन पे आके देखो द मोलर कंडक्टिविटी इज इंक्रीजिंग स्टीपली, बहुत तेजी से इंक्रीज हुआ, नहीं? और बहुत तेजी से इंक्रीज हुआ तो यू कैन नेवर ऑब्टेन लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट ग्राफिकली। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का आपको कभी भी ग्राफिकल मेथड से नहीं मिलेगा। इसको कहां एक्सट्रापोलेट करोगे? ये तो ऊपर की तरफ जा रहा है, इसको इधर कैसे करोगे? ये तो ऊपर ही जाता रहेगा, राइट? यस। अब ये समझते हैं कि ऐसा क्यों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट दोनों ही केस में मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है। मोलर कंडक्टिविटी इज इंक्रीजिंग बोथ फॉर स्ट्रॉन्ग एज वेल एज वीक इलेक्ट्रोलाइट अपॉन डाइल्यूशन, है ना? लेकिन ऐसा क्यों कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी इज इंक्रीजिंग ग्रेजुअली, स्लोली, वेयर एज वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए द मोलर कंडक्टिविटी इज इंक्रीजिंग स्टीपली, शार्पली, स्पेशली नियर द लो कंसंट्रेशन। ऐसा क्यों? तो इसमें आपको यह समझने की जरूरत है, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में एट लो कंसंट्रेशन
द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीजेस। वीक इलेक्ट्रोलाइट का मतलब आपको पता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब भी पता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब होता है दोज विच डिसोशिएट्स कंप्लीटली इनटू देयर आयंस, है ना। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन में शुरुआत से ही वो पूरे के पूरे आयंस में कन्वर्टेड प्रेजेंट है। तो आयंस जो है या उनकी डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन चेंज नहीं होगी, फिक्स रहेगा। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में क्या हो रहा है, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स दे डिसोशिएट्स पार्टली और पार्शियली इन द सॉल्यूशन। अब लोअर कंसंट्रेशन पे क्या होता है कि इनकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जिसको अल्फा से डिनोट कहते हैं, द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज, which means they produce more number of ions। क्या करेंगे वो, they will be producing more number of ions, और number of ions बढ़ेगा तो एक तरफ वॉल्यूम तो इंक्रीज हो ही रहा है। मोलर कंडक्टिविटी में इंक्रीज का एक रीजन इंक्रीज इन वॉल्यूम पहले ही बता चुका हूं, तो वॉल्यूम तो बढ़ ही रहा है, और वॉल्यूम इंक्रीज होने के साथ साथ द नंबर ऑफ आयंस आर आल्सो इंक्रीजिंग एज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज, फॉर which one, for weak electrolytes। हाँ, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अगर कम रहा तो वो कम कहाँ रहेगा, हायर कंसेंट्रेशन पे ना। लेकिन हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, हम डिस्कस कर रहे हैं वेरिएशन इन मोलर कंडक्टिविटी ऑन डाइल्यूशन। मतलब जब हम कंसेंट्रेशन कम करेंगे तो मोलर कंडक्टिविटी में क्या चेंज देखने को मिलेगा। तो कंसेंट्रेशन आपने जब कम किया तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ेगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज होगा, ज्यादा आयंस प्रोड्यूस होंगे, इसीलिए मोलर कंडक्टिविटी विल इंक्रीज स्टीपली। हाँ, हायर कंसंट्रेशन पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, नंबर ऑफ आयंस कम प्रोड्यूस होंगे, मोलर कंडक्टिविटी कंपैरेटिवली कम होगा, वॉल्यूम भी कम होगा। Not superconductor. At infinite dilution, weak electrolyte undergoes almost complete dissociation. सुपर कंडक्टर समझते हो, सुपर कंडक्टर का मतलब हुआ जिसकी इनफाइनाइट कंडक्टेंस हो। तो मैं तो कह रहा हूँ कि मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, मैंने ये कहा कि मोलर कंडक्टिविटी जो है वो इनफाइनाइट हो जाएगी, ऐसा नहीं कहा मैं। स्टीपली जो राइज हो रहा है, ये स्टीप राइज जो है, इट विल नेवर मीट वाई एक्सिस, तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी उससे कभी भी आपको नहीं मिलेगा। कंप्लीट डिसोसिएशन हो सकता, थियोरेटिकली, प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है, बट थियोरेटिकली इट मींस नहीं, इस केस में इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे इनफाइनाइट कंडक्टेंस नहीं होगा। हाँ, वाई एक्सिस पे ये मीट नहीं करेगा, इसका मतलब ये हुआ कि इसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हम कभी भी ग्राफिकली डिटरमाइन नहीं करेंगे, नहीं कर पाएंगे। पर आप ये भी तो देखो कि ये मैंने 200-400 इस तरह से दिखाए हैं, तो हाँ, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होता है इसका, और वो क्या होता है वो आगे हम कोलरॉश लॉ में डिस्कस करने वाले हैं अभी जस्ट। ठीक है, ये क्लियर है। तो यहाँ पे मैं 2-3 पॉइंट लिख दे रहा हूं। पहला पॉइंट ये है, मोलर कंडक्टिविटी थोड़ा सिंबॉलिकली लिख रहा हूं, लैम्डा एम ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट increases strongly बोल रहा हूं, gradually upon dilution and their limiting molar conductivity can be obtained graphically by extrapolation of the
graph or extrapolation of the line towards y axis, ठीक है, जबकि लैम्डा एम ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट increases steeply on dilution, especially near low concentration and electrolytes plural form कर देना, and their limiting molar conductivity cannot be obtained graphically. इनकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी जो है वो ग्राफिकली ऑब्टेन नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए अब लेट अस सी द नेक्स्ट पार्ट। लेकिन इससे रिलेटेड ना एक बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन जो पिछले 2-3 सालों से लगातार पूछा जा रहा है इस टाइप का क्वेश्चन, वो जरा बता देता हूं। क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है, ऑन डाइल्यूशन द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ electrolyte A increases to 1.5 times and the molar conductivity of electrolytic solution B increases to 25 times। बस इतना दिया हुआ होगा। नीचे क्वेश्चन होगा आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ A and B। यह पूछा जाएगा out of A and B which one is strong or the weak electrolyte। A is स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, बी इज वीक इलेक्ट्रोलाइट। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जिसकी मोलर कंडक्टिविटी ज्यादा टाइम्स इंक्रीज हो वो वीक इलेक्ट्रोलाइट और जिसका कम वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। यस, और फिर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, फिर इसी में बी करके या सेकंड नंबर क्वेश्चन करके पूछा जाएगा that how their limiting molar conductivity be calculated। Yes, very good, extrapolation of the graph। Then weak electrolyte के लिए it cannot be obtained graphically, we have to use Colrosh law of independent migration of ion for that। वही चीज अभी आपको बताने जा रहा हूँ, Colrosh law of independent migration of ions, ठीक है। Colrosh was a great chemist। He studied molar conductivity and limiting molar conductivities of lot many electrolytes, and then he observed what he observed. He observed that for strong electrolyte with a common ion, for strong electrolyte with a common ion, lambda m of KCl minus lambda m of NaCl, just a minute, lambda m of, just a minute, ये आपका लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, दिस इज इक्वल टू lambda m naught of potassium bromide minus lambda m naught of sodium bromide, and further this is equal to lambda m naught of Ki minus lambda m naught of NaI, and this is equal to 23.4 Simon meter square मोल इनवर्स। इनको ये रिलेशनशिप एक्सपेरिमेंटली मिला था, ठीक है।
23.4 साइमन मीटर नहीं सॉरी दिस इज सेंटीमीटर स्क्वायर साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। आपको वैल्यू याद रखने की जरूरत नहीं है। आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है that the difference in the limiting molar conductivity of electrolytes having one ion common, जैसे आप देखो यहाँ पे जो नेगेटिव आयन है क्लोराइड आयन दैट इज कॉमन है ना, तो इन सभी केसेस में एंड दे आर बिलोंगिंग टू द सेम फैमिली, anion is belonging to the same family, halogens family को belong कर रहे हैं, तो what you can see that they have same limiting molar conductivity। इसी तरह अगर मैं ऐसा ही कैटायंस के लिए करूं, एनायन चेंज करता जाऊं और कैटायन सेम रखूं, तो देयर आल्सो he obtained the limiting molar conductivity same for it, and based on this study he gave Colrosh law of independent migration of ion। इसी स्टडीज पे बेस्ड उन्होंने क्या दिया, Colrosh law of independent migration of ion। हाँ एनायन या कैटायन दोनों में से कोई एक सेम होना चाहिए तो आपको ये मिलेगा, है ना? हाँ ले सकते हो। कोलरोश हाँ हाँ होगा, नहीं नहीं उसकी दूसरी वैल्यू होगी, दिया रहेगा। Colrosh law of independent migration of ions। Colrosh law of independent migration of ions is very simple। It says that the limiting molar conductivity of an electrolyte is the sum of individual contributions of limiting molar conductivity by its ions। क्या कहता है ये, limiting molar conductivity of an electrolyte is the sum of individual contributions by its ions। That means it is equal to the sum of limiting molar conductivity of cation plus limiting molar conductivity of anion। ठीक है, मैं यहां लिख दे रहा हूं the limiting molar conductivity of an electrolyte is the sum of individual contributions of limiting molar conductivity by its ions। कोलरॉश लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस भी बहुत पॉपुलर क्वेश्चन रह चुका है बोर्ड एग्जामिनेशन में। इसमें एक एग्जांपल देख लीजिए, जब भी आप इसका स्टेटमेंट लिखोगे ना तो आपको एक एग्जांपल मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना पड़ेगा। एग्जांपल ये है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सोडियम क्लोराइड NaCl, दिस इज इक्वल टू limiting molar conductivity of sodium ion plus limiting molar conductivity of chloride ion। ठीक है, इजी सिंपल है ना। क्या कहता है ये, limiting molar conductivity of an electrolyte is the sum of individual contributions of limiting molar conductivity by its ions। ऐसा ये ना लिखो तो भी चलेगा, सीधे it is equal to the sum of individual contributions by its ions। और मैथमेटिकल फॉर्म जरूर लिखिएगा, ठीक है, मैथमेटिकल फॉर्म नहीं लिखा तो मार्क्स कटेगा। इन जनरल, अब यहां लिख रहा हूं, इन जनरल you can write
lambda m naught is nu plus lambda naught plus nu minus lambda naught minus। अब इसका मतलब जरा समझ लेना, लैम्ब्डा एम नॉट तो समझ में आ ही रहा है, इट इज लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, है ना। न्यू प्लस का मतलब हुआ द नंबर ऑफ कैटायन फर्निश्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट, है ना, नंबर ऑफ कैटायन गिवन बाय द इलेक्ट्रोलाइट और नंबर ऑफ आयंस गिवन बाय दैट पर्टिकुलर आयनिक कंपाउंड कैटायन। और लैम्ब्डा नॉट प्लस क्या हुआ, उसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, उस कैटायन की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है। इसी तरह न्यू माइनस क्या होगा, नंबर ऑफ एनायंस गिवन बाय द इलेक्ट्रोलाइट, और लैम्ब्डा नॉट माइनस क्या हुआ, हाँ, और ये लैम्ब्डा नॉट माइनस क्या हुआ, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनायन। जैसे इसका एक और एग्जांपल मैं यहां पे दिखा देता हूं, limiting molar conductivity of barium chloride BaCl2, this is equal to limiting molar conductivity of barium ion plus 2 times limiting molar conductivity of Cl minus। बेरियम क्लोराइड में 2 Cl माइनस देता है ना, तो ये जो न्यू माइनस यहाँ पे आएगा वो न्यू माइनस की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। कितने एनायन मिल रहे हैं, 2 एनायन मिल रहे हैं। इसी तरह ऐसा भी केसेस होगा जहां पे कैटायन ज्यादा मिल रहा हो, तो देयर यू हैव टू यूज द नंबर ऑफ कैटायन की जगह पे ये, ठीक है, क्लियर। तो अभी तक हमारा जो भी डिस्कशन था ना, ये कोलरॉश लॉ में जो भी हमने डिस्कस किया, ये हमने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के रेस्पेक्ट में ही डिस्कस किया है, बट Kohlrausch law is very important in determining limiting molar conductivity of weak electrolyte, क्योंकि strong electrolyte का limiting molar conductivity तो ग्राफ से मिल ही रहा था by extrapolation। दिक्कत कहाँ थी, weak electrolyte में। तो weak electrolyte के लिए yes obviously we can determine limiting molar conductivity by use of Kohlrausch law। वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कैसे कैलकुलेट करेंगे, कोलरॉश लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन को यूज करके, ठीक है। इस पे बेस्ड मैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी करवाने वाला हूं, बट लेकिन एक बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए कोलरॉश लॉ का, वो डिस्कस कर लेता है, ठीक है। स्विच इट ऑफ। चलिए, कोलरॉश लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस डिस्कस कर लिया हमने, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए इसके एप्लीकेशन भी समझ ली। अब हम डिस्कस करते हैं फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। देखिए, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए एक चीज तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, दैट लैम्ब्डा एम फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेस स्टीपली, है ना, इट इंक्रीजेस स्टीपली ऑन डाइल्यूशन एंड स्पेशली नियर लो कंसंट्रेशन, कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ग्राफिकली, लैम्ब्डा एम नॉट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ग्राफिकली, ये बताया हुआ है ना। अब इसमें एक क्वेश्चन राइज होता है कि व्हाई द मोलर कंडक्टिविटी इज इंक्रीजिंग स्टीपली, तो इसमें आपको याद रखना पड़ेगा इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, क्या बताया था मैंने, बोलो, द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन alpha increases near lower concentration in case of weak electrolyte the degree of dissociation alpha increases near lower concentration and number of ions increases। This cause lambda m to increase sharply और steeply, ठीक है। ये चीज बता चुका हूं, इसको मेंशन करना यहां बाकी था,
ठीक है, आ रहा है समझ में। प्रथम वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में अल्फा दैट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन लोअर कंसेंट्रेशन में इंक्रीज हो जाएगा। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज होने पे क्या होगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज होने पे क्या होगा, नंबर ऑफ आयंस ज्यादा प्रोड्यूस होंगे और नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज होगा तो दैट विल इंक्रीज मोलर कंडक्टिविटी स्टिफली और शार्पली। अब इसमें ये देखिए, ये जो अल्फा मैंने यहां मेंशन किया ना, दिस अल्फा इज रेशियो ऑफ मोलर कंडक्टिविटी टू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। अल्फा इज इक्वल टू लैम्ब्डा एम अपॉन लैम्ब्डा एम नॉट। एंड देयर इज वन मोर इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप हियर, आपने पढ़ा है एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka, दिस इज C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, राइट? यही होता है ना, जैसे एसिटिक एसिड हमने यूज किया था वो तो एसिड ही है ना, उसके केस में एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आई एम सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ दिस अल्फा हियर, सो Ka इज इक्वल टू, सॉरी Ka तो लिखा ही हुआ है, C अल्फा की जगह पे डालूंगा लैम्ब्डा एम अपॉन लैम्ब्डा एम नॉट होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस लैम्ब्डा एम अपॉन लैम्ब्डा एम नॉट। आगे सॉल्व कीजिए इसको, क्या आता है, Ka इज इक्वल टू, बोलो तो क्या आता है, C लैम्ब्डा एम स्क्वायर अपॉन, यहां पे आएगा लैम्ब्डा एम नॉट स्क्वायर इनटू लैम्ब्डा एम नॉट माइनस लैम्ब्डा एम अपॉन लैम्ब्डा एम नॉट। यहां पे आपका जो है एक स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहां से ये लैम्ब्डा एम नॉट स्क्वायर और ये कैंसिल हुआ, तो क्या मिला सनी बताओ, Ka इज इक्वल टू C लैम्ब्डा एम स्क्वायर अपॉन लैम्ब्डा एम नॉट इंटू लैम्ब्डा एम नॉट माइनस लैम्ब्डा एम, है ना इजी। सो ये फॉर्मूला वेरी इंपॉर्टेंट, ये फॉर्मूला तो पहले से पता ही है, एंड दिस फॉर्मूला इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के लिए। अभी आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा कि क्यों इंपॉर्टेंट है, कैसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इजी है, सिंपल। अच्छा, अब आपने जो कुछ भी कोलरोश लॉ के अंदर पढ़ा उसके बेसिस पे आप मुझे कोलरोश लॉ की दो एप्लीकेशन बता सकते हो। व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ कोलरोश लॉ? The first application of Kohlrausch law, that limiting molar conductivity of electrolyte can be calculated from limiting molar conductivities of ions. अगर ions की limiting molar conductivity दी हुई है और ये मालूम है तो we can calculate limiting molar conductivity of the electrolyte, पहला application। दूसरा application, using Kohlrausch law we can calculate degree of dissociation of the weak electrolyte and the acid dissociation constant, है ना, ये भी तो कोलरोश लॉ से ही जुड़ा हुआ है। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी यहां फाइंड करोगे, उसको यूज करके अल्फा और उसी को यूज करके Ka फाइंड करोगे, है ना, सिंपल इजी। चलिए, तो एक बहुत बड़ा पार्ट कंप्लीट हुआ, एंड विद द कंप्लीशन ऑफ दिस आई कैन से दैट 60% ऑफ द पार्ट इज ओवर। इसके आगे दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स है, एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल एंड द इलेक्ट्रोलिसिस एंड इलेक्ट्रोलिटिक सेल, जो कि कंपैरेटिवली ये सब के कंपैरिजन में बहुत शॉर्ट है, समझने में भी बहुत सिंपल टॉपिक है। और लास्ट टॉपिक है बैटरीज और इलेक्ट्रोकेमिकल फेनोमेनन इन द, ठीक है। That's all for today. Not that's all for today. We are going to solve numerical questions. ठीक है, इसको एकदम solve this numerical question. The question says electrical resistance of a column of 0.05 mole per liter NaOH solution. इसका मतलब ये है कि आपको यहाँ पे C, that means concentration दिया हुआ है 0.05
मोल पर लीटर, राइट प्रथम। और कहा जा रहा है आगे, सॉल्यूशन ऑफ डायमीटर 1 सेंटीमीटर एंड लेंथ 50 सेंटीमीटर। तो डायमीटर आपका दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर, इससे आपको रेडियस मिल जाएगा। रेडियस क्या होता है, d/2 मीन्स 1/2 सेंटीमीटर। आगे लेंथ कितनी दी हुई है, सॉरी, लेंथ इज 50 सेंटीमीटर। और आपको रेजिस्टेंस दिया हुआ है R, दैट इज 5.55 इंटू 10⁻³ ओम। आपको कैलकुलेट करना है रेजिस्टिविटी रो। सेकेंडली आपको कैलकुलेट करना है कापा के और मोलर कंडक्टिविटी लैम्ब्डा एम। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, मतलब यू मस्के की तरह सॉल्व होगा। कैसे सॉल्व होगा, वी फर्स्ट हैव दिस फॉर्मूला, रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू रो L बाई A, है ना, जिसमें A क्या होता है, A इज पाई आर स्क्वायर, A इज पाई आर स्क्वायर। तो कैन वी राइट दिस फॉर्मूला वंस अगेन एज रो इज इक्वल टू R मल्टीप्लाइड बाई पाई आर स्क्वायर अपॉन L। लिख सकता हूं, रो इज इक्वल टू R इंटू A की जगह पाई आर स्क्वायर रख दिया अपॉन L, ठीक है। रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है, रेजिस्टेंस दिया हुआ है 5.55 इंटू 10⁻³ पाई की वैल्यू 3.14 ले लेते हैं। R कितना दिया हुआ है 1/2 होल स्क्वायर, और लेंथ कितना दिया हुआ है, लेंथ इज 50 सेंटीमीटर। व्हाट यू कैन सी दैट ऑल दीज यूनिट्स आर इन CGS1, है ना, सेंटीमीटर में दिया हुआ है। तो ये कैलकुलेशन भी आपको सेंटीमीटर में ही, आई मीन ओम सेंटीमीटर में आएगा। इसको जरा फटाफट कैलकुलेट करो तो फास्ट। 5.55 multiplied by 3.14, then multiplied by 0.5, again multiplied by 0.5 and divided by 50. 8.71 into 10. श्योर, देखिए तो इसका बुक में क्या आंसर है, 87.1 ओम सेंटीमीटर। बुक में एक बार चेक करो, आंसर यही है। (87.1 ओम सेंटीमीटर, पक्का? यस, ओम सेंटीमीटर सही है। एक्चुअली 3 डेसिमल्स तक दिया हुआ है, आपने एक ही डेसिमल बताया। आगे रो मिल गया। अब देखो कापा क्या होता है, कापा इज 1/रो, सो दिस इज 1/87.1। बताइए क्या आता है, वन डिवाइडेड बाई 87.1, 0.11, 0.0114 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। और लास्टली क्या फाइंड करना है, लैम्ब्डा एम। तो लैम्ब्डा एम ये हो जाएगा कापा इंटू 1000 अपॉन सी। देखो सेंटीमीटर इनवर्स में है ना, इसीलिए कापा इंटू 1000 बाई सी। कापा आ गया 0.0114 मल्टीप्लाइड बाय 1000 डिवाइडेड बाय 0.05। बोलो इसका क्या आ रहा है, (228). दैट्स इट, कुछ डेसिमल वगैरह कुछ नहीं आया, हाँ। तो 228 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। बोलो कुछ था इस क्वेश्चन में, सिंपल कॉन्सेप्ट यूज करना है, फॉर्मूला यूज करना है, एंड यू हैव टू कैलकुलेट। कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी है ना। एग्जामिनेशन में आपको ऐसे वैल्यूज वाले न्यूमेरिकल दिए जाते हैं जो कंपैरेटिवली कैलकुलेशन कम करना पड़े, लेकिन नॉट
नीडेड कि हमेशा ऐसा आपका गुड लक ही हो। See, this question is based on Colrosh law of independent migration of ions. This says lambda m naught for means limiting molar conductivity for NaCl, sodium chloride, HCl, hydrochloric acid, NaAC that means sodium acetate. अगर ये समझने में दिक्कत होता है, ऐसे दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर होता है तो आप ऐसे लिखो, the values are given, fine. आपको कैलकुलेट करना है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HAC दैट मींस एसिटिक एसिड, ठीक है। तो वी विल सिंपली बी यूजिंग कोलरॉश लॉ। कैसे यूज करेंगे, तो लैम्ब्डा एम नॉट ऑफ HAC मींस एसिटिक एसिड। HAC का मतलब क्या हुआ, एसिटिक एसिड। This is equal to lambda naught of H plus lambda naught of AC means acetate ion, ठीक है। लेकिन सनी हमारे साथ यहाँ प्रॉब्लम ये है ना कि हाइड्रोजन आयन और एसीटेट आयन की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी नहीं दी हुई है। ध्यान से देख लो आप, हाइड्रोजन आयन और एसीटेट आयन की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी नहीं दी है। यहाँ आपको क्या दिया है, आपको इन तीनों इलेक्ट्रोलाइट्स की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी दी हुई है और यही यूज करना है। कैसे यूज करना है, बहुत सिंपल है इसको यूज करना, मैं बताता हूं। HCl और NaAC इनको अगर हम मिक्स कर दे, ऐड कर दे, तो क्या बनेगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। HAC मींस एसिटिक एसिड एंड NaCl, है ना, और उसके बाद इसको माइनस कर देंगे। तो कैन वी राइट दिस एज, दिस इज इक्वल टू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सोडियम एसीटेट प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HCl माइनस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl। सनी आया समझ में ये? जब इन दोनों को हमने मिक्स किया, तो बना HAC means acetic acid and NaCl, right? और फिर NaCl को माइनस कर दो, right? अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, इसका है 91.0, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का है 425.9 और NaCl का है 126.4। सॉल्व इट। देखो यहाँ पे कैलकुलेशन बहुत इजी है, अगर इसमें आपने टाइम ले लिया मतलब जल्दी फास्ट, इतना टाइम हो गया। अरे एडिशन सब्सट्रैक्शन में इतना टाइम लगता है, मैथमेटिक्स स्टूडेंट, इसके मैथ्स वाले टीचर से मिलना पड़ेगा मुझे। 390.5 और यूनिट क्या रहेगा, सेम, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, है ना। बहुत इजी क्वेश्चन, चलिए नोट इट डाउन। लास्ट क्वेश्चन, दिस इज एक्चुअली बेस्ड ऑन द कंसेप्ट व्हिच वी हैड डिस्कस्ड टुवर्ड्स द एंड। जो लास्ट में हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है ना, उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है ये क्वेश्चन। कंडक्टिविटी ऑफ 0.001028 मोल पर लीटर। तो बता सकते हो सनी ये क्या दिया हुआ है, कंसंट्रेशन C दिया हुआ है ना। क्या इसको सिंप्लिसिटी के लिए मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकता हूं, 1.028 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर, चलेगा। एसिटिक एसिड इज दिस, मतलब आपको ये कंडक्टिविटी कापा दिया हुआ है 4.95 इंटू 10⁻⁵ साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। आपको बोला है कैलकुलेट इट्स डिसोसिएशन कांस्टेंट, आपको फाइंड करना है Ka इफ इट्स लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी लैम्ब्डा m नॉट इज
390.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। इतना इजी क्वेश्चन अगर बोर्ड एग्जामिनेशन में आ जाए तो ऐसा समझ लो कि लॉटरी लग गई। यस, सबसे पहले लेमडा एम निकालेंगे। लेमडा एम क्या होगा? कटप्पा मीन्स कप्पा बाई सी। सॉरी, कापा को कभी कभी मैं कटप्पा बोल देता हूं। कापा इंटू 1000 बाई सी, यही होगा ना, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स में है। तो मेरे पास कापा है 4.95 इंटू 10 टू दी पावर -5 और ये है 1000 और सी है मेरे पास 1.028 इंटू 10 टू दी पावर -3। देखो ये 10 टू दी पावर -3 जब ऊपर आएगा तो ये 10 टू दी पावर 6 हो जाएगा और 10 टू दी पावर 6 इंटू 10 टू दी पावर -5 10 बचेगा, ये 49.5 हो जाएगा। मतलब आपको 49.5 को 1.028 से डिवाइड करना है। थोड़ा जल्दी कीजिए। 48.15 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। यस, अब अल्फा निकालेंगे। अल्फा इज लैम्बडा एम अपॉन लैम्बडा एम नॉट। देखो लैम्बडा एम यहाँ आ गया 48.15 और लैम्बडा एम नॉट ये क्वेश्चन में दिया हुआ है 390.5। बोलो तो क्या वैल्यू आया? 48.15 डिवाइडेड बाय 390.5। कैलकुलेट कीजिए जल्दी। 0.123 and lastly Ka is equal to C alpha square upon 1 minus alpha. So C is 1.028 into 10 to the power -3, alpha is 0.123 का स्क्वायर and 1 minus 0.123। चलिए इसको सॉल्व कीजिए और मुझे एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट के की वैल्यू बताइए। है ना इजी क्वेश्चन? और इस तरह का न्यूमेरिकल पूछे जाने का चांसेस बोर्ड में सबसे ज्यादा होता है। इसी तरह का क्वेश्चन इंटेक्स 3.9 है, वो आप सॉल्व करके लाओगे। अल्फा का कोई, ये रेशियो है, दिस इज रेशियो। रेशियो जब सेम क्वांटिटीज की हो तो उसका कोई यूनिट नहीं होता। क्या आया प्रथम? क्या आया? बहुत ज्यादा आप कैलकुलेशन में टाइम ले लेते हो। 0.0177, दैट्स इट। -3, तो इसको थोड़ा आगे शिफ्ट कर दो ना, ये हो जाएगा 1.77 इंटू 10 टू द पावर -5। दैट्स इट। यस, दैट्स ऑल फॉर टुडे। ओके।